हेलो दोस्तों, मैं किसान कन्हैया स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है हाइड स्पीच या फिर वितस्ता या फिर झेलम का युद्ध, जो कि 326 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज का जो यह युद्ध है इसके बारे में ऐसा बताया जाएगा, ऐसा बताऊंगा कि आप लोग के सामने एक पूरी फिल्म सी यानी कि पिक्चर सी बन जाएगी, ठीक है। और आप लोग के दिमाग में ऐसा बैठ जाएगी कि फिर जल्दी भूलेगी नहीं, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहिए और पूरा टॉपिक वाइज समझिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, और वीडियो को देखिए तभी समझ में आएगा। शुरू करते हैं। तो हाइड स्पीच और वितस्ता का युद्ध जो है ये दोनों एक ही युद्ध है, दोनों का अलग अलग नाम है। और वितस्ता जो है यह पहले झेलम नदी, मतलब आज के समय में झेलम नदी है, जो कि पहले वितस्ता नाम से जानी जाती थी। वर्तमान में इसका नाम झेलम नदी है और इसी के किनारे यह युद्ध लड़ा गया था, इसीलिए इसे वितस्ता का युद्ध कहते हैं। और यह ईसा से 326 ईसा पूर्व यानी कि 326 ईसा पूर्व में यह युद्ध लड़ा गया था। और किसके मध्य? सिकंदर और पोरस के मध्य लड़ा गया था। अब सिकंदर कौन है, पोरस कौन है, ठीक है, तो इसके बारे में भी आगे चर्चा है। और ये झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। अब सिकंदर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सिकंदर था कौन? तो सिकंदर जो था वह मकदूनिया के शासक का पुत्र था, ठीक है। यानी कि इसके पिता का नाम था फिलिप सेकेंड। और फिलिप सेकेंड कौन थे? मकदूनिया के एक शासक थे। और मकदूनिया कहाँ पड़ता है? एथेंस, ग्रीस है ना, यूनान, ठीक है। और इनके जो गुरु का नाम है वह अरस्तु था। किसके गुरु का नाम? सिकंदर के गुरु का नाम। और इसके पिता की मृत्यु के बाद इनका जो सिंहासन रोहड़ हुआ यानी सिकंदर का 336 ईसा पूर्व में हुआ। और उस समय यह मात्र 20 वर्ष थे। कौन? सिकंदर। और भारत विजय के उद्देश्य से और साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से 326 ईसा पूर्व में इसने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। और यह जो आक्रमण किया नीचे पूरा विस्तार से बताया जाएगा, ठीक है। तो बस वीडियो को देखते रहिए, आप लोग को पूरा समझ में आएगा। और भारत विजय का जो इसका सपना था वह अधूरा ही रह गया। और स्वदेश कब लौटा? 325 ईसा पूर्व, ठीक है। और भारत में टोटल 19 महीने रहा, ठीक है। ये तो अभी ओवरव्यू है, अभी इसके बारे में पूरा नीचे डिटेल से बताया जाएगा। और इसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो गई। और सिकंदर जो है यह बचपन से ही शक्तिशाली और महान बनने की इसके अंदर जिज्ञासा थी। और इन्होंने 20 वर्ष की उम्र में ही लगभग 30,000 पैदल सैनिक और 3,000 अश्वरोही सैनिक एकत्र कर लिए, ठीक है, 20 की उम्र में। और राजा बनने के बाद 20 वर्ष की उम्र में तो राजा बन गया। और राजा बनने के बाद इन्होंने अपनी सेना का विस्तार किया और वहाँ के जो आसपास के जितने भी राज्य थे उनको जीतता गया, ठीक है। और सिकंदर की लड़ाई डेरियस से भी हुई थी, जो कि ईरान का शासक था, जिसमें सिकंदर जीत जाता है। और अरुबेला का युद्ध और तमाम युद्ध यह जीतते जाता है। और ईरान की राजधानी पर्सपोलिस पर भी अधिकार कर लिया। कौन? सिकंदर। और सिकंदर को ही अलेक्जेंडर कहा जाता है। क्या? अलेक्जेंडर। वहाँ के लोग यानी कि एथेंस के लोग सिकंदर को अलेक्जेंडर कहते हैं, और अपने भारत में सिकंदर नाम से भी जाना जाता है। और अलेक्जेंडर ने एक शहर की स्थापना की जिसे अलेक्जेंड्रिया ऑफ द एरोकोसिस जिसका नाम उसने रखा, ठीक है। और कंधार और इसका एक 2 सेनापति थे, लौटते वक्त बने थे, एक सेल्यूकस निकेटर और एक निरियाकस। निरियाकस जो जल सेनापति था, कैसे याद रखेंगे? नीर मतलब जल, ठीक है। निरियाकस जल सेनापति था और सेल्यूकस निकेटर जो है यह थल सेनापति था। और सिकंदर जब वापस जाता है भारत से, भारत को जीत का सपना तो इसका अधूरा ही रह गया, तो इसका जो यह सेनापति है यही भारत जीतने के उद्देश्य से आता है। और इसकी लड़ाई चंद्रगुप्त मौर्य से होती है और हारता है, और अपने पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में भी वर्णन होगा और ये सब अगले वीडियो में होगा, लेकिन इसमें हम लोग केवल यह झेलम का जो युद्ध है इसके बारे में ही चर्चा करेंगे, ठीक है। और सिकंदर जो है यह खैबर दर्रा से आया था। खैबर दर्रा कहाँ है? अफ़गानिस्तान साइड पड़ता है। और उसी दर्रे से होकर के भारत आया था। और झेलम का संग्राम, ठीक है, सिकंदर यूनान से अपनी विजय यात्रा प्रारंभ करके शक्तिशाली साम्राज्य और वीरता से लड़ने वाली जातियों जैसे अफ़गान हुआ, तुर्क हुआ, ठीक है, इन सभी जातियों को पराजित करते हुए भारतीय द्वार पर आ गया। भारतीय द्वार पर आ गया मतलब भारत में प्रवेश कर गया। और भारत में प्रवेश किया और वहाँ के एक तक्षशिला के राजा थे, ठीक है। तक्षशिला एक विश्वविद्यालय भी है, ठीक है, याद है, तक्षशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है।
तो आप लोग कमेंट में बताइएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, ठीक है। और तक्षशिला के राजा थे राजा आम्बी, और राजा आम्बी ने इसकी इतनी विस्तार सेना और इसके बारे में और भी इसकी प्रशंसा और युद्ध नीतियों के बारे में सुना था, और विशाल सेना देख करके राजा आम्बी जो हैं ये सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं, ठीक है। और आत्मसमर्पण करने के साथ ही इसे तत्काल सहायता, यानी कि सिकंदर जहाँ जहाँ भी जाएगा उसको अपनी सैनिक सहायता देंगे, ठीक है। और सिकंदर का उद्देश्य क्या था कि भारत में चले, वहाँ से ढेर सारा धन दौलत लूट करके बाहर आ जाएं, ठीक है। उस समय जो मगध साम्राज्य था वह अपने विस्तार कर रहे हैं, अपने एकदम चरम सीमा पर था, विस्तार के मामले में या फिर धन दौलत के मामले में, ठीक है, शक्तिशाली के मामले में। तो इसका जो सिकंदर का उद्देश्य था कि हम चलें मगध को जीतें, ठीक है। और उसमें मगध का शासक कौन था, तो घनानंद, नंद वंश का आखिरी शासक घनानंद मगध का शासक था। और तत्काल सहायता देने का राजा आम्भी ने वादा किया, और सिकंदर ने अन्य राज्य जैसे अभिसार सोबती हुआ, सीभी हुआ, ग्लुचुकान भी हुआ, इन सब के जो राजा थे आम्भी को देखते हुए ये भी समर्पण कर दिए, आत्मसमर्पण कर दिए, भैया हम युद्ध नहीं करेंगे, आपके साथ रहेंगे, ठीक है, युद्ध करने से क्या फ़ायदा, हमारा ही यार होगी। तो इन सब लोगों ने भी समर्पण कर दिया। और झेलम के राजा थे, ठीक है, झेलम प्रदेश के राजा थे राजा पोरस, ठीक है। और सिकंदर राजा पोरस के पास भी संदेश भेजता है कि राजा पोरस आप भी आत्मसमर्पण कर दीजिए। क्यों, क्योंकि हमारी सेना बहुत विशाल है, हमने इनको हराया, ठीक है। ऐसा संदेश राजा पोरस के पास भिजवाया, लेकिन पोरस ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया, ठीक है। अब आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया तो इस पर सिकंदर एकदम भड़क गया, सिकंदर को आया गुस्सा, ठीक है। तो सिकंदर जो है अब राजा पोरस से युद्ध करने का पूरी प्लानिंग बना लिया, और झेलम प्रदेश के राजा थे, तो झेलम से यानी कि पोरस से लड़ाई करने के लिए बीच में झेलम नदी पड़ती थी, ठीक है। तो सिंधु नदी को पार करके आया था, और सिंधु नदी के पास बाद झेलम नदी पड़ती है, झेलम के पास चिनाब, रावी, ब्यास, ठीक है, तो ये सब नदियाँ पड़ती हैं। तो सिंधु नदी को पार करके आया था, और राजा पोरस से लड़ने के लिए झेलम नदी को पार करना जरूरी था, क्योंकि राजा पोरस का जो साम्राज्य था वह झेलम नदी के पूर्व साइड था। तो झेलम नदी को पार करके सिकंदर पोरस राजा के दरबार में आने की सोचा, दरबार के राज्य में आने की सोचा, ठीक है। अब आ भी जाता है, और इसके पहले इन दोनों की सेना की तुलना कर लेते हैं कि कितना कितना सेना था। तो राजा पोरस की जो सेना थी चतुरंग बल सिद्धांत पर आधारित थी। चतुरंग बल से मतलब चतुरंगिनी सेना, सुना होगा आप लोगों ने कि राजा के पास चतुरंगिनी सेना थी, ठीक है। और चतुरंगिनी सेना में कौन कौन आते थे, चतुरंगिनी मतलब 4 अंग, सेना के 4 अंग थे। और कौन कौन से थे, एक रथी था, और गज सेना, घुड़सवार सेना, और पैदल सेना, ठीक है। तो रथ सेना राजा पोरस के पास कितनी थी, तो अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग मत हैं, ठीक है। तो एक प्रोफेसर हैं सर डब्ल्यू टान, इन्होंने 300 बताया है लगभग इनके पास रथ थे, और लेकिन यूनान के एक लेखक 1300 रथ बताते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मतभेद है, इसको ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इनके पास रथी सेना भी इतनी थी, और गज सेना यानी हाथियों की सेना लगभग 150 से 200 थी, और घुड़सवार सेना जो कि सेनाओं की जान मानी जाती है वह 3 से 4 हज़ार राजा आम्बिका पोरस के पास थी, और पैदल सेना लगभग 33,000 थी, ठीक है, पोरस के पास। और सिकंदर के पास क्या क्या था, तो सिकंदर के पास कितना सैनिक था इसके बारे में भी अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग मतभेद हैं, ठीक है। तो लगभग कुछ विद्वान 25 से 30 हज़ार मानते हैं, तो कुछ 50,000 तक मानते हैं, ठीक है। तो लगभग सिकंदर के पास भी राजा पोरस से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कुछ ज़्यादा ही लगभग सेना थी। और सिकंदर की सेना में अश्वरोही थे और पैदल थे, ठीक है। और राजा आम्बी की चतुरंगिनी सेना थी, लेकिन इसके पास केवल 2 ही थे, क्योंकि चतुरंगिनी सेना लेकर क्या करेंगे, रथ लेकर गज लेकर कितना चलेंगे, यूनान से आ रहे हैं तो हाथियों के कितना चलाएंगे, इसीलिए अश्वरोही यानी कि अश्व और पैदल सेना रखते थे। और सिकंदर की सेना में अधिकांश भाग पैदल सेना थे, ठीक है, पैदल इस सेना थी। और पैदल सेना की सबसे बड़ी यूनिट को फैलेक्स कहते थे, ठीक है। अब ये फैलेक्स क्या है, फैलेक्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फैलेक्स कुछ खास नहीं है, फैलेक्स एक प्रकार का सेना की टुकड़ी है जिसमें लगभग 16,384 पैदल सैनिक होते थे, ठीक है, लगभग नहीं, करेक्ट है, 16,384 पैदल सैनिक होते थे, इसे फैलेक्स कहते थे। और इनके सैनिकों के पास, पैदल सैनिकों के पास 21 फुट लंबा एक हथियार होता था जिसे शीर्षा कहते हैं, 21 फुट लंबा, सोच सकते हैं।
आदमी अधिकतर कितना 6 फुट लंबा होता है, 36 18, यानी कि आदमी से 3 गुना 4 गुना लंबा एक हथियार होता था जिसे शीर्षा कहते हैं। और युद्ध यंत्र की बात करें तो सिकंदर के पास एक विशेष प्रकार की लकड़ी की मशीन होती थी जिसमें पत्थरों को भर करके घुमाया जाता था, जिससे पत्थर के टुकड़े दुश्मन के ऊपर गिरते थे। ठीक है, यानी कि बाहुबली 2 वाला मूवी जो है उसमें भी ऐसा कुछ ही यंत्र बना था, तो इसके पास भी कुछ ऐसा ही यंत्र था। अब ये सब तो सेना की तुलना हो गई। अब बात आती है सिकंदर द्वारा झेलम नदी पार। अब सिकंदर तो आ गया झेलम नदी के किनारे, अब पार कैसे करेगा। ठीक है, तो उस समय सिकंदर तीव्र गति से आकर झेलम नदी के किनारे पर रुक गया। ठीक है, और कैसे पार होंगे इसके बारे में भी विचार करने लगा। और सिकंदर और पोरस के बीच झेलम नदी बड़ी वेग से बह रही थी। ठीक है, उस समय बरसात का मौसम था और नदी भी एकदम उफान पर थी। और सिकंदर के सामने पूर्व नदी को पार करना एक समस्या थी। ठीक है, तो ये झेलम नदी है, इधर सिकंदर की सेना है और इधर राजा पोरस की सेना है। ठीक है, तो सिकंदर झेलम नदी के किनारे या करके रुक गया और अपनी सेना को, अपनी देखिए कूटनीति यहाँ दिखा रहा है, अपनी सेना को इस प्रकार झेलम नदी के पश्चिम में फैलाया कि इधर से राजा आम भी देखे तो इनको लगे कि सिकंदर अभी झेलम नदी के किनारे ही रुका है। ठीक है, समझिए, झेलम नदी के किनारे ही रुका है। इस प्रकार से अपनी सेना को बहुत दूर तक फैला दिया और फैलाने के बाद एक ऐसा स्थान ढूंढने लगा जिससे कि झेलम नदी को पार करके राजा पोरस के राज्य में पहुंचा जाए। ठीक है, और अपने शिविर से 17 मील उत्तर यह स्थान ढूंढ लिया जो कि पोरस की नज़रों से छुपा था और अपनी 3/4 सेना लेकर के वहाँ पर दूर पहुँचा। ठीक है, समझिए एक बार कि यह झेलम नदी है और यहाँ पर अपनी सेना को विस्तार किया है और 3/4 सेना लेकर के दूर उत्तर में पहुँच गया और नदी को पार कर गया। ठीक है, पहुँचा और पार भी कर गया। इधर राजा पोरस को कानो कान खबर भी नहीं है और 1/4 सेना सेल्यूकस निकेटर के नेतृत्व में छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पर 1/4 सेना छोड़ दिया और यहाँ पर अपनी कूटनीति दिखाता है और यहाँ पर इन लोगों का प्लान रहता है कि हम इधर से युद्ध करेंगे और जब युद्ध करने के बाद पोरस की सेना भागने लगेगी तो तुम पीछे से पार करके आके आक्रमण करना। ठीक है, तो एकदम पूरी रणनीति से अपनी रणनीति बनाता है। और सिकंदर की आक्रमण की योजना क्या थी? सर्वप्रथम पोरस के घुड़सवार सेना पर आक्रमण करके उन्हें नष्ट करना। ठीक है, और घुड़सवार सेना को नष्ट करने के बाद अपनी सेना द्वारा पोरस की मुख्य सेना पर आक्रमण करना। ठीक है, पहले घुड़सवार को नष्ट करें और फिर एक फाइलेक्स यानी कि सेना की टुकड़ी को पीछे दबाए रखता है, बचाए रखता है कि जब इनकी सेना थक जाए तो जाकर के उन पर आक्रमण करें। ठीक है, अंत में निकेटर द्वारा उस स्थान से जहां 1/4 सेना थी नदी पार करके भागते हुए सैनिकों को पीछा करके नष्ट करना। ठीक है, तो ये सब आगे से इनका प्री प्लान था। ठीक है, कूटनीति थी, रणनीति थी। तो एक बार मैप से समझते हैं कि कैसे कैसे क्या था। ठीक है, तो एक बार ध्यान से देखिए, यह बीच में झेलम नदी बह रही है और इधर सिकंदर की सेना है। ठीक है, इधर सिकंदर की सेना आकर के रुकी है और सिकंदर ने अपना शिविर इधर लगाया और इधर निकेटस की सेना है कि जब युद्ध समाप्ति की ओर ये हारने लगे तो पीछे से आकर के आक्रमण करना। ठीक है, और इधर सिकंदर 11 मील उत्तर सुरक्षित स्थान देख करके पार कर जाता है। ठीक है, और अपनी घुड़सवार सेना को और फाइलेक्स हमने बताया ना, एक सेना की टुकड़ी थी जिसमें कितने सैनिक थे? 16,384 सैनिक थे और इधर भी घुड़सवार सेना लगाता है और इधर राजा पोरस की पैदल सेना और अगल बगल अश्व सेना और जो घुड़सवार रथी सेना थी वह भी इधर ही लगी थी। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में एकदम आक्रमण होने को है। ठीक है, अब सेनाएं सज चुकी हैं, अब आक्रमण होगा। हमने आपको मैप से समझा दिया कि कैसे कैसे इन लोगों का प्लान था। ठीक है, तो इधर सिकंदर के घुड़सवार थे, बीच में फैलेक्स थी और आगे फैलेक्स था। इनका प्लान था पहले फैलेक्स यानी कि सेना इसकी गज सेना करने की घुड़सवार को नष्ट करे और जब इनकी सेना कमज़ोर होने लगे तो दूसरी टुकड़ी जा करके आक्रमण करे। ठीक है, और जब ये भागने लगें तो पीछे से भी आक्रमण किया जाए। ठीक है, तो ऐसी इसकी रणनीति थी। और आगे देखते हैं, अब शुरू हुआ संग्राम, यानी कि अब युद्ध एकदम आरंभ हो चुका है। अब युद्ध के बारे में देखते हैं घटना यानी कि संग्राम का घटना चक्र, यानी कि झेलम का युद्ध अब शुरू हो गया। अब अपनी योजना के अनुसार सिकंदर ने अपने घुड़सवार सेना द्वारा पोरस की घुड़सवार सेना पर तेज़ी से हमला किया और सिकंदर के जो घुड़सवार सेना थे ये सब राजा पोरस के सैनिक से कहीं न कहीं अधिक प्रशिक्षित थे और अधिक बार युद्ध लड़े थे, तो इनके पास अनुभव भी कुछ अधिक ही था। ठीक है, तो पोरस की अश्व सेना
पराजित हुई। क्यों पराजित हुई कि हमने बताया कि इसकी सेना कई जगह युद्ध लड़ते जीतते हुए आए थे, इनके पास अनुभव बहुत था और प्रशिक्षित थे और पूरी कवचधारी थे, ठीक है। तो ऐसे इन सब तमाम कारण था जिससे पोरस की यह सेना पराजित हुई और सिकंदर की पैदल सेना ने पोरस की सेना पर आक्रमण किया, ठीक है। जो फैलेक्स सिकंदर अपने पीछे लगाया था उसने भी राजा पोरस पर आक्रमण किया, उनकी सेना पर आक्रमण किया और पोरस द्वारा लगाए गए रथ जो थे, हमने बताया ना पोरस के पास चतुरंगिनी सेना थी, ठीक है। रथ था, घोड़ा थे, पैदल था, ठीक है, अस्वार वही थे, गज था, ठीक है। तो जो इनका रथ था वह रथ कीचड़ में फंस गया, क्योंकि जिस रात तो सिकंदर पार किया था उस समय बारिश का मौसम था, उसमें झेलम नदी भी उफान पर थी और बारिश के कारण जो राजा पोरस की रथ थी कीचड़ में फंसकर गतिहीन हो गई और कहीं न कहीं यही जो थी हारने का मुख्य कारण भी थी, क्योंकि उसमें बारिश हो गया था। और उधर सिकंदर के पैदल सैनिकों ने हाथी सवारों की आँख और सूंड पर निशाना बनाना शुरू किया और ठीक है। तो जो सिकंदर के पास जो सैनिक थे उनके पास बताया ना हमने कि 21 फीट लंबा एक हथियार होता था, उससे उन्होंने जो राजा पोरस की गज सेना थी उनकी आंखों पर निशाना शुरू किया और उनकी सूंडों को भी काटना यानी कि सूंडों पर निशाना लगाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि हाथी जो थी ये राजा पोरस के पास थी और हाथी जब पगला जाती हैं यानी कि जब उनका पहलवान मर जाता है और उनके ऊपर क्षति होती है तो वह यह नहीं देखते कि या शत्रु सेना है या अपनी सेना है, ठीक है। तो इस प्रकार हाथियों को निशाना बनाया और पूरी घायल हाथी जो थी अपने इस सेना को कुचलने लगी और एक भागदड़ की स्थिति बन गई, ठीक है। कल्पना करिए कि युद्ध चल रहा है और ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, और पोरस की सेना अस्त व्यस्त हो गई। अब जाहिर सी बात है जब हाथियों पर ऐसा आक्रमण होगा तो हाथी इधर उधर भागेंगे ही और इधर इनकी घुड़सवार सेना नष्ट हो चुकी है और पैदल सेना पर सिकंदर ने आक्रमण किया है और इधर हाथी सबको कुचल रही हैं। इन सबको देखते हुए जो हारे हुए अश्वरोही थे अपनी सेना में ही अंदर यानी कि पीछे की ओर खिसकने लगे और राजा जो पोरस थे उन्होंने बहुत प्रयास किया अपनी सेना को एकत्र करने का, लेकिन एकदम भगदड़ सी स्थिति हो गई थी। लेकिन इस स्थिति में पोरस जो था अपनी सेना को एकत्रित नहीं कर सका और इसमें असफल रहा, ठीक है, असफल रहा। और आक्रमण की अंतिम अवस्था में जो सेल्यूकस निकेटर था, हमने बताया था नदी के पश्चिमी साइड अभी था, वो अभी पार करके आ जाता है और सिकंदर की पीछे हटती सेना पर आक्रमण किया और समस्त सेनाओं को नष्ट कर दिया। जो नदी के पश्चिम साइड था वो भी आया और भागते हुए पोरस के सैनिकों पर हमला किया और सबको नष्ट कर दिया और इस तरह अंततः पोरस को गिरफ्तार कर लिया गया और बंदी बना लिया गया और बंदी बना करके राजा सिकंदर के सामने पेश किया गया, ठीक है। और सिकंदर ने कहा आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, ठीक है, पूछा इनसे पोरस से आपके साथ व्यवहार कैसा किया जाए। तो पोरस ने भी जवाब दिया वैसा ही व्यवहार करिए जैसा एक राजा दूसरे शत्रु राजा के साथ करता है, ठीक है। यह सुनकर के सिकंदर अंदर से हिल उठा, मतलब कि इसकी वीरता को भी देखा था। राजा पोरस जो थे बहुत ही वीर बाहुबली थे, इनकी वीरता और इन बातों को सुन करके सिकंदर उनसे बहुत प्रभावित हुआ और पोरस को उनका राज्य लौटा दिया और माफ़ भी कर दिया, ठीक है। अब इस तरह से पोरस राजा भी एक तरह से उनके अंडर में आ चुके थे। अब सिकंदर यहाँ से अपनी यात्रा और आगे बढ़ाता है और मगध की ओर आएगा, ठीक है, प्रवेश करेगा। तो अभी आगे बताऊँगा। तो यहाँ पर सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की, एक बहुकेफला और निकाया, 2 नगर की स्थापना की और बहुकेफला जो था उसके घोड़े का नाम था, तो अपने घोड़े के नाम पर बहुकेफला नगर बसाया। अब पोरस क्यों हारे, इनके हार का कारण क्या था, इसके बारे में भी एक नज़र डालते हैं। पोरस की सेना सिकंदर की सेना की अपेक्षा कम गतिशील थी, ठीक है, क्योंकि उनकी सेना जो थी सिकंदर की बहुत ट्रेनिंग ली हुई थी और कई जगह से युद्ध जीतते हुए आ रही थी, ठीक है। और जो पोरस के जो सैनिक थे और उसमें नेतृत्व का अभाव था, ठीक है, अकुशल नेतृत्व था और युद्ध क्षेत्र में वर्षा के कारण पोरस की सेना का रथ दलदल में फंस गया और पैदल सैनिक अपने धनुष बाण से दलदल की वजह से सुचारू रूप का प्रयोग नहीं कर सके, ठीक है। जो इनके रथी थे वह दलदल में फंस चुके थे और जो उनके पास जो भी अस्त्र शस्त्र था उसका प्रयोग नहीं कर सके बढ़िया से, और यह भी एक कारण था। और पोरस पराक्रमी और साहसी होते हुए भी सामरिक कूटनीति में सिकंदर से कमज़ोर था, ठीक है, ये तो आप जान ही चुके हैं। और कहीं न कहीं दूरदर्शिता की कमी थी, ठीक है, क्योंकि राजा जो पोरस थे यह नहीं समझ पाए कि सिकंदर
नदी के पश्चिमी तट पर रुका है तो पार क्यों नहीं कर रहा है। यह कहीं न कहीं इनकी दूरदर्शिता को कमी को दर्शाता है, ठीक है। और पोरस की हाथियों का धोखा देना और पराजय का मुख्य कारण था। पोरस जो था, पोरस के जितने भी हाथी थे, सिकंदर ने इनके हाथियों के ऊपर प्रहार किया और हाथी पागल होकर के अपने ही सेना को कुचलने लगे। और क्या था, सिकंदर की सेना पोरस की सेना से ज़्यादा अनुभवी थी, ठीक है। तो हमने बताया ही कितने युद्ध लड़ते हुए जीतते आ रहे थे, इराक ईरान सब उधर जीते ही आ रहे थे, ठीक है। और अब यह सब तो हुआ इनके हार का कारण। अब सिकंदर जो है झेलम नदी को पार ही कर चुका था। अब चिनाब नदी को पार करके छोटी छोटी जनजातियों से लड़ाई किया और जीतता हुआ चला आया, ठीक है। झेलम को पार किया और छोटी छोटी जो भी जनजाति थी उसे पार करते हुए आगे बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते वह ब्यास नदी के तट पर आ गया, ठीक है। तो पहले सिंधु पार किया, फिर झेलम पार किया, ठीक है, फिर चिनाब पार किया, अब ब्यास नदी के तट पर आ चुका है। और ब्यास नदी को पार करने के बाद कहाँ आ जाएगा, मगध में। और ब्यास नदी के तट पर पहुँचने पर सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से इनकार कर दी। वाह भाई, अब यहाँ पर सिकंदर को लगा सबसे बड़ा झटका, क्योंकि इसकी जो सेना थी इनकार कर चुकी थी। और इनकार क्यों की थी, इसका भी एक कारण था। क्या कारण था, सैनिक जो थे वह बहुत ही कई वर्षों से अपने राज्यों से अलग हुए थे, किसके, सिकंदर के। वो अपने स्वदेश लौटना चाहते थे, ठीक है। और सिंध पंजाब में ही इतना विद्रोह हुआ था कि विद्रोह को देखते हुए इन लोगों को लग रहा था कि अब एक नदी और पार करेंगे और विद्रोह होगा और मरेंगे, ठीक है। तो कहीं न कहीं ये भी एक कारण था। और मगध की जो उत्कर्ष था, मगध का जो गूंज था उसके, ठीक है। तो यह भी एक कारण था कि मगध अधिक शक्तिशाली राज्य है, यह कहीं न कहीं सिकंदर के सैनिक जानते थे, सिकंदर भी जानता था। तो एक तरीके से थोड़ा बहुत डर भी कर सकते हैं। डर के कारण भी इसके सैनिक आक्रमण यानी कि ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर चुके थे। और जो सिकंदर के सैनिक थे वह घायल हो चुके थे, उनका मनोबल टूट चुका था, क्योंकि बहुत वर्षों से अपने राज्य से अलग होकर युद्ध कर रहे थे, ठीक है। तो इन सबको देखते हुए उनके जो सैनिक थे कहें भैया अब हमसे पार नहीं होगा ब्यास नदी, और ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। अब जब सेना इनकार कर दी तो अकेला सिकंदर करेगा क्या। और सिकंदर भी कहा चलो ठीक है, चलो वापस चलते हैं। और सिकंदर ने दुख भरे स्वर में एक लाइन कहा था। क्या कहा था कि मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूँ जो निष्ठाहीन और कायरतापूर्ण डर से दबे हुए, ठीक है। क्यों कहा उसने, क्योंकि उसके सैनिक इनकार कर चुके थे। और इस प्रकार सिकंदर तो कभी हारा नहीं, लेकिन अपने ही लोगों के आगे विवश हो गया। अपने ही लोगों के आगे मतलब अपनी सेना के आगे विवश हो गया। और उसका जो था भारत विजय का सपना ही रह गया। हालांकि इसका सपना पूरा करने इसका एक सेनापति आएगा, लेकिन वो भी चंद्रगुप्त मौर्य से हार जाता है। और सिकंदर द्वारा जो अंतिम विजय था भारतीय क्षेत्र पर, वह पाटल राज्य के विरुद्ध था, ठीक है। पाटल राज्य के विरुद्ध सिकंदर अपना आखिरी युद्ध लड़ा था। और क्या है, और जब सिकंदर वापस आने को तैयार हुआ तो उसने सोचा कि हम तो जा ही रहे हैं, कुछ ना कुछ निशानी छोड़ जाए। तो वापस आने की तैयारी 326 ईसा पूर्व में कर लिया। और जो थी सिकंदर द्वारा जितने जीते प्रदेश थे, कुछ तो सैनिक वहीं पर बस गए, ठीक है। और वहीं पर अपनी घर बार द्वार बनाकर वहीं पर रहने लगे, बस गए अस्थायी तौर पर। और जब सिकंदर 326 ईसा पूर्व में वापस लौटने का आदेश दिया तो उससे पहले इसने ब्यास नदी के तट पर 12 वेदियों का निर्माण कराया, ठीक है। 12 वेदियों मतलब अपनी एक निशानी छोड़ा। और ऊंचे ऊंचे विजय स्तंभ भी बनवाया, ठीक है। और स्मारक भी बनाया और वहाँ पर यज्ञ भी करवाया था। और अब सिकंदर तो हार ही चुका है, हार कहाँ चुका है मतलब मनोबल उसका टूट चुका है और वह वापस आ रहा है, ठीक है। तो अब सिकंदर वापस आ रहा है। और उस समय जो मगध का शासक था वह तो घनानंद था, आप लोग जानते हैं, बताया ही मैंने। और वापस लौटने के समय रावी नदी के निचले भाग में मोंटगोमरी नहीं है, मिंटमोगरी और मुल्तान जिलों में मल्लोई ऑक्सीडेक्रोई, ठीक है, ऑक्सीडेक्रोई के निवासियों ने आक्रमण कर दिया। क्यों आक्रमण किया, अरे भैया आप जीतते हुए सबको आ रहे हैं, अब जब वापस जाएंगे तो आपका विरोध होगा ही कि यही था जीत कर गया था। और तो उसने वहाँ के निवासियों ने इस पर आक्रमण कर दिया और इसमें सिकंदर घायल हो गया, ठीक है। और घायल हो गया लेकिन मृत्यु नहीं हुई। और 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में ही सिकंदर की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो उसका भारत विजय का सपना ही रह गया। और 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई, ठीक है। और इस तरह से यह युद्ध समाप्त हुआ।
और इसके बाद इसके सैनिक था जो सेल्यूकस निकेटर, वह भी आएगा और युद्ध करेगा, तो उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, अगला जो वीडियो आएगा उसके बारे में भी होगा, और हमारा ये जो युद्धों का सीरीज है वह भी चलता रहेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारे यहीं पे समाप्त होता है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, कमेंट किया करिए। ठीक है, और आपसे हमने आपसे एक प्रश्न पूछा है, तक्षशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था। ठीक है, तो उसका भी उत्तर कमेंट में आना चाहिए। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा, यदि पसंद आया है तो वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ अवश्य करें। ठीक है, वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है, तो आप लोग का भी फ़ायदा होगा, हमारा भी फ़ायदा होगा। ठीक है, मेहनत करके वीडियो बन रहा है। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें, और वीडियो को शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, नीचे से लाल कलर की बटन होगा, सब्सक्राइब को दबा करके बेल आइकन को भी दबा लें। ठीक है, तो हमारा वीडियो आज यहीं पे समाप्त होता है, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।